हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज प्रीमिक्स 2024 में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो सोशल सेक्टर से जुड़े हैं और बीच में एक स्टैटिक सवाल भी देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कुछ रैंकिंग्स या इंडेक्सेस या रिपोर्ट से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए प्रीलिम्स रेडीनेस इंडेक्स आपकी चेक की जाएगी। चलिए, पहला सवाल। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने बताना है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए और दोबारा प्ले करके आंसर को चेक कीजिए। द आंसर इज बी, ओनली 2। 2 स्टेटमेंट्स इसमें से सही है। साल 2022 के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स यानी कि GRAI ये कंडक्ट किया था पहली बारी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस DARPG इसकी नोडल डिपार्टमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बेसिस पे 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो पार्लियामेंट की कमेटी थी जिसका नाम, पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। तो ये जो पर्टिकुलर कमेटी है इसने रिकमेंडेशन दिया था कि आप एक ऐसा इंडेक्स निकालिए, एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम निकालिए जिसके बेसिस पे कितनी क्विकली, कितनी एफिशिएंटली ग्रीवेंस रिड्रेसल्स होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसके बेसिस पे आप रैंकिंग निकालिए ताकि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट हो और साथ ही साथ एक हमें पैरामीटर मिले जिससे हम जज कर पाए कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे चल रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए CP ग्राम्स के बेसिस पे, CP ग्राम्स क्या होता है, जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है उसके बेसिस पे और उसके ऊपर परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक रैंकिंग निकाली गई जिसका नाम है GRAI, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। इस रैंकिंग के अंदर 4 पैरामीटर को देखा जाता है, एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ग्रुप A-B-C में डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास कितने ग्रीवेंसेज आते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस ज्यादा जिनके पास है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रुप A में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप B में और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ग्रुप C में फर्स्ट आया। इसमें रैंकिंग में काफी अच्छे नंबर आए। साथ ही साथ ये जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो ये डेटा मेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हो कि साल 2022 में 12.8 लाख ग्रीवेंसेस CP ग्राम्स के थ्रू यानी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के पास आई, उसमें से 75% रिजॉल्व की गई विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो इसका मतलब अभी भी 1/4 ऐसी कंप्लेंट्स है जिनको पूरी तरीके से टाइम लिमिट के अंदर पूरा नहीं किया जा रहा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में आपने बताना है। तो अगर इसमें यह ऑप्शन ना होके ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स ऐसे होता है ना, तब ये आसान होता। बट यहां पे आपसे पूछा है कि पहली स्टेटमेंट सही है या इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ ऑप्शन जिसमें ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। यहां पे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉर 2 आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है बी, ओनली 2। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को आज हमने 2 जगह पे इस्तेमाल किया लेकिन दोनों जगह वो गलत स्टेटमेंट थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं है। अब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता क्या है? बेसिकली नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में शुरू हुआ था और उसमें बेसिकली जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने का एक इंटेंशन था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, जो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी देते हैं कि ओल्ड एज पेंशन जैसी रिक्वायरमेंट जो है वो सरकार आपकी पूरी करेगी।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1995 में से चलाया गया था और धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारी स्कीम्स ऐड कर दी गई। अल्टीमेटली 5 स्कीम्स इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर चलती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर स्कीम आती है। सो दिस स्कीम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। ऑल्दो स्टेट लेवल्स पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसे इंप्लीमेंट करती हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब इसमें 5 आपके कंपोनेंट्स हैं, यहाँ 5 स्कीम्स को मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया है और ये बहुत पुरानी स्कीम है। आप देख सकते हैं 1995, मतलब आप 30 इयर्स के आसपास की स्कीम इसे कह सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इसका एक कंपोनेंट है, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्ति, 60 से ऊपर के व्यक्ति, उन्हें पेंशन मिलती है। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन की विडोज को पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जिसमें डिसेबल्ड लोगों को 200 रुपए प्रति महीना की पेंशन मिलती है। इस स्कीम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि ये जो पेंशन मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, बहुत कम है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इस स्कीम के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को 10,000 रुपए की सहायता तब मिलती है जब उनका प्राइमरी ब्रेड विनर जो है वो जीवित नहीं रहता। बट ये लंपसम अमाउंट है, मंथली अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपए का अमाउंट। तो बहुत ही क्वेश्चनेबल स्कीम जो अभी तक चल रही है, इसकी अमाउंट्स बहुत ही कम। और अन्नपूर्णा स्कीम आखिरी है, जिसमें फूड ग्रेन्स भी दिए जाते हैं, 10 kg फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं जो अनकवर्ड रह गए हैं इसमें। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि इसमें फूड ग्रेन्स की भी बात हो रही है, दैट इज वाई आप इसको गलत नहीं ठहराओगे। अदरवाइज कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अगर उन्होंने स्कीम के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें लगता होगा कि सिर्फ पीडीएस के थ्रू होता है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के थ्रू होता है, तो वहां पे भी उनसे गलती हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर एनुअल वेरिफिकेशन और सोशल ऑडिट होता है और हर स्टेट को इसे करना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। आपने देखा होगा अगर 2023 के पेपर में अनीमिया मुक्त भारत और जननी सुरक्षा योजना जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सोशल सेक्टर की स्कीम्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले प्रीमिक्स के एडिशंस में भी इन स्कीम्स में से 1 या 2 सवाल जरूर पूछूं। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके बारे में 3 बातें लिखी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी बात सही है, और यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दिस 3 आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ही गलत है, ये बाई एनुअल नहीं बल्कि एनुअल रिपोर्ट है, यानी हर साल निकलने वाली रिपोर्ट जो साल 2006 से कंसिस्टेंटली 2006 से कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पार्शियली गलत है लेकिन गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। 4 पैरामीटर होते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और एजुकेशनल अटेनमेंट। ये बिल्कुल सही है, ओनली शब्द देख के, है ना, ट्रिक लगा के इसको कैंसिल मत कर देना, प्रॉपरली 4 डायमेंशंस बताए गए हैं। और इंडिया की रैंकिंग पिछले 3 एडिशंस में इंप्रूव हुआ है, यानी इंडिया का रैंक जो है वो इन नंबर में इंक्रीज हुआ है, ये बात भी सही है। ऑल्दो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि 2021 की रैंकिंग में 156 नेशंस थे और 2022 और 23 की रैंकिंग में 146 नेशंस में रैंकिंग थी, बट जो नंबर इंडिया का पोजीशन है वो तो इंप्रूव हुआ है। तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये बात सही है और इसलिए स्टेटमेंट सही है। 3 साल से कंसिस्टेंटली इंडिया ने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की है, 140 से 35 और 135 से 127। ठीक है। 2019 में उसका हाईएस्ट था, उसके बाद लोएस्ट था, उसके बाद वो ऊपर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में इससे ज्यादा जानकारी याद करने का कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। हाँ, ये चीज आप याद रख सकते हो कि इंडिया के जो आसपास के देश है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, उनके मुकाबले इंडिया की पोजीशन कैसी है। तो अगर मैं पाकिस्तान को छोड़ दूं तो बाकी सब कंट्री से इंडिया इसमें नीचे है। पाकिस्तान की रैंक 142 है, इंडिया की रैंक 127 है, 127 है। और इस इंडेक्स को पिछले 9 सालों से 14 ईयर्स से कौन टॉप कर रहा है, कौन सा देश टॉप कर रहा है? आइसलैंड। 14 साल से आइसलैंड इस इंडेक्स को
टॉप कर रहा है। तो दोस्तों हमारी परख प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 जो है वो ऑनलाइन है, अवेलेबल है और आप इसमें जरूर एनरोल करवा सकते हैं जल्द से जल्द। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करवाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को समय समय पे गेज करते रहें और टेस्ट करते रहें, तो इसीलिए आपको नवंबर 10 यानी कि NOV10 डिस्काउंट कोड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट अवेल कर सके। सिर्फ इसी नहीं, जीएस के बाकी सभी कोर्सेज के ऊपर ऑप्शनल के जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट्स के हों, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो ऑप्शनल के हो, सभी कोर्सेज पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप NOV10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल बेसिक्स में से है, लेकिन बेसिक्स को कभी भूलना नहीं है, इसलिए मैं भी प्रीमिक्स में कभी बेसिक्स को भुलाता नहीं हूं और आपको भी भूलने नहीं दूंगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? सिंपल सवाल, इनमें से कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, चूज कर सकते हैं। आराम से स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। पहला, तीसरा और सॉरी, द करेक्ट आंसर इज बी। यहां पे सी नहीं होगा, यहां पे बी करेक्ट आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा। सी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द हाउस इज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे संविधान ये कहता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। सीधा सीधा वर्बटिम यहां पे बता रहा है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप लायबल नहीं होंगे किसी भी वोट की वजह से या किसी भी स्टेटमेंट दिए जाने की वजह से जो आप हाउस में कहते हैं या वोट देते हैं। यही आर्टिकल 105 का क्लॉज नंबर 2 आपको बताता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर मैं एमएलए की बात करूं तो कौन सा आर्टिकल होगा, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में दिए गए किसी भी वोट या कोई भी कहे गए शब्द की वजह से लायबल नहीं रहेगा। Third, immunity from arrest in civil cases. Now, this immunity is not given by the Constitution. ये इम्यूनिटी आपको संविधान नहीं देता है। इनफैक्ट ये इम्यूनिटी आपको देता है सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 135A। तो सेक्शन 135A सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है कि सिविल केसेस के अंदर एक एमपी को या एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिविल केसेस में जनरली अरेस्ट नहीं होती है, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट के लिए कुछ पनिशमेंट के टर्म्स में कई बार अरेस्ट करने के भी प्रावधान होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्रिमिनल केसेस के अंदर अरेस्ट किया जाता है। क्रिमिनल केसेस के अंदर एमपी एमएलए को कोई इम्यूनिटी नहीं है। कहने का मतलब, चाहे हाउस का सेशन ऑनगोइंग है, चाहे उसे 40 दिन पहले 40 दिन बाद, व्हाटएवर इज द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस सेशन, इट डज नॉट मैटर। क्रिमिनल केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है एज एन एमपी और एमएलए, बट सिविल केसेस के अंदर हाउस के सेशन से 40 दिन पहले और हाउस के खत्म होने से 40 दिन बाद ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा है, संविधान में नहीं लिखा है। और आखिरी जो स्टेटमेंट दी गई है वहां पे वो क्या है कि सीक्रेट सिटिंग्स ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कंडक्ट करना ये अलाउड होता है। जी हां, संविधान में लिखा है आर्टिकल 361A में। तो आर्टिकल 361 ये कहता है कि अगर आप पार्लियामेंट के बारे में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, कोई भी आर्टिकल लिखते हो, कोई पब्लिकेशन करते हो उसके रिपोर्ट का, तो उसे प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरे ही लाइन में यह लिखा है कि अगर सीक्रेट प्रोसीडिंग्स चल रही है हाउस की, सीक्रेट सिटिंग चल रही है हाउस की, तो वो हाउस का प्रिविलेज है। आपसे वो अपने सीक्रेट सिटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है उसे छिपा सकते हैं, उसे पब्लिश करने से रोक सकते हो। और अगर आप एज एन आउटसाइडर सीक्रेट सिटिंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हो या उसके अंदर की कोई जानकारी बाहर पब्लिश करते हो, तो आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के शिकार हो जाओगे। सो यू विल बी गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और जिसके बेसिस पे आपके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है इन द हाउस। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखी है और आपने बतानी है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आप कोई भी बैंक ब्रांच खोल सकते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू, या बैंक के ब्रांच में जाके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक ब्रांच नहीं सॉरी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट में जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो 10,000 रुपए के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो 2014 में इंट्रोड्यूस की जाती है। इसके अंदर आपको बेसिक सेविंग्स एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने की इजाजत होती है, और इसमें आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू या किसी बैंक की ब्रांच पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं। इस बैंक अकाउंट को खोलने के बाद आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल सकता है 1 लाख रुपए तक का, और अगर आपने 2018 के 28 अगस्त के बाद अकाउंट खोला है तो आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी 10,000 रुपीज तक की। तो बेसिकली इस स्कीम का पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके फीचर्स आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि लगभग अगस्त 2023 तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन अकाउंट बन चुके हैं, और रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जनधन दर्शक ऐप को लॉन्च किया था। इस जनधन दर्शक ऐप से, इस प्लेटफॉर्म से आपको बैंकिंग टच पॉइंट्स, जैसे कि आपके आसपास बैंक ब्रांचेस कौन से हैं, एटीएम कहाँ है, बैंक मित्र यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कहाँ है, ये पता लग सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है 5 किलोमीटर के रेडियस में। खास तौर पे ये विलेजेस और उन एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे बैंक्स की ब्रांचेस पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। तो आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो कर दिए गए हैं। अब आप नेक्स्ट वीक मिलिए मुझसे और सजेशंस में बताइए कि कौन से टॉपिक से आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक आपको टेस्ट किया जाए, तो उसी हिसाब से आपको टेस्ट भी किया जाएगा। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही।